ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए। अपने हार का जायजा उनको मिल चुका है। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रंजीत। शाम के 6 बजने वाले हैं, वक्त मुकाबला का है। गालिब ताउम्र ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। यह बात आज देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के लिए कही। उनके कहने का मतलब क्या था, ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग बताएंगे। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि राहुल ने कल अपने लेख में जो आरोप लगाए, आज महाराष्ट्र के सीएम ने उसका जवाब भी लेख के जरिए ही दिया। अब राहुल गांधी के आरोपों के समर्थन में तेजस्वी भी उतर आए हैं। आज मुकाबला में हम यही पूछेंगे कि चुनाव फिक्सिंग का दावा हकीकत या सियासी छलावा है। हमारे साथ तमाम पार्टियों के प्रवक्ता मेहमान के तौर पर जुड़ेंगे, उनसे सवाल भी करेंगे। लेकिन पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जब राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग वाला लेख अखबारों में छपा तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लेख का जवाब लेख से ही देंगे। उनका जवाब चंद घंटे बाद छप भी गया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया। फडणवीस ने लिखा कि एक बार हार स्वीकार कर आप आत्ममंथन करें कि कहां गलती हुई, जनता से जुड़ाव कहां कम पड़ गया और उसे कैसे सुधारा जाए, तो यह अधिक उचित रहेगा। वैसे तो इस लेख का जवाब अनदेखा करके देना ही बेहतर होता, लेकिन एक सिद्धांत है, अगर आप जनता को समझा नहीं सकते तो उन्हें उलझा दो। यही काम राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं। देखिए, मैं राहुल जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन को सवाल पूछे और उसके जवाब इधर देवेंद्र फडणवीस देते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको एज ए एडवोकेट अपॉइंट किया है कि यही एक सवाल सबसे पहले उपस्थित होता है। तथ्यों के साथ चर्चा हो सकती है, टीका टिप्पणी की कोई इसमें गुंजाइश नहीं। राहुल गांधी जी ने पूरे लेख में बीजेपी को या अन्य किसी लोगों को कहीं कोसा नहीं है, मगर बौखलाहट जो देवेंद्र फडणवीस के भीतर जो दिख रही है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये उसका मतलब और उसका अंदाज है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने लेख में राहुल गांधी के स्टेप बाय स्टेप आरोपों का पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिया। पूरे विस्तार से समझाया है कि वोटर लिस्ट में नाम बढ़ने और शाम के 5 बजे के बाद वोटरों की तादाद को लेकर राहुल के आरोप कैसे गलत हैं। देवेंद्र फडणवीस का क्या संबंध है? वो आर्टिकल लिखे, ग्रंथ लिखे, गीता लिखे, हाँ बड़े बड़े किताब लिखे, कोई फायदा नहीं है। आपका कोई पढ़ने वाला नहीं है, आपके वो अंधभक्त पढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा। राहुल गांधी की आर्टिकल पूरे देश ने पढ़ा है, जाना है, और राहुल जी क्या कहना चाहते हैं वो देश ने समझ लिया है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहुल गांधी का जो पूरा आरोप था, उन्होंने जो एक लेख लिखा था, उसका उत्तर उन्होंने आज दे दिया है। मुझे लगता है वो पर्याप्त है। और जसं माननीय देवेंद्रजींनी सांगितलं, लेखाचं उत्तर लेखानी, माननीय देवेंद्रजींनी याचं उत्तर दिलेलं आहे। पूरी उन्होंने इस बात के लिए अभी महाराष्ट्र और देश में सारी चीजें लोग जान चुके हैं। राहुल गांधी ने अपने लेख में महाराष्ट्र के नतीजों पर सवाल उठाकर बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर भी शंका जाहिर की थी, जिसके बाद बिहार की सियासत भी सुलग रही है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। आत्ममंथन नहीं करने की वजह से हर बार हार का ठीकरा, कभी चुनाव आयोग पे थोपना, कभी किसी फिक्सिंग पे थोपना,
कभी ये बोलना कि भैया ईवीएम खराब है, ये अपने में दर्शाता है कि इन्होंने बिहार में भी हार मान ली है। परिणामों के बाद किया हार का ठीकरा पहले से ही किस पे फोड़ा जाए, उसकी भूमिका राहुल जी और इनके तमाम गठबंधन के दल बना रहे। राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी एक बार फिर जवाब दिया। आयोग कह रहा है कि राहुल ने ना कोई लिखित शिकायत की है, ना ही मिलने का वक्त मांगा है। जब टाइम मांगा गया इतनी बार इलेक्शन कमीशन से, टाइम क्यों नहीं मिला? उसमें तो जयराम रमेश जी ने ट्वीट भी किया कि हमें टाइम नहीं दिया जा रहा। क्यों? मतलब क्या इलेक्शन कमीशन का काम है कि इस तरह की बयानबाजी करे कि आप आइए और हम टाइम मांगे आप न दें? मैंने देखा राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक अब नए हो गए, हार के मौसम वैज्ञानिक, और वो अपने हार का जायजा उनको मिल चुका है। जनता एनडीए के साथ है तो मैच फिक्स भी जनता के साथ है। ईवीएम को लेकर शुरू हुई बहस अब सियासी आरोप प्रत्यारोप की जमीन पर तेजी से गर्माती जा रही है। राहुल गांधी के सवालों ने विपक्ष को एकजुट आवाज दी है, तो बीजेपी इसे लोकतंत्र खिलाफ एक संगठित नैरेटिव बता रही है। अब असल चुनौती है चुनाव आयोग की निष्पक्षता और चुनावी पारदर्शिता की साख को कायम रखने की। और मुकाबला में जो सवाल हम पूछने जा रहे हैं कि एक सवाल आपके सामने रखते हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल है, राहुल ईसी के जवाब से संतुष्ट नहीं तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? सवाल नंबर 2, क्या हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ना नया सियासी ट्रेंड है? सवाल नंबर 3, क्या चुनाव फिक्सिंग का आरोप बिहार के लिए कांग्रेस का दाव है? और सवाल नंबर 4, क्या कांग्रेस अपनी हार को लेकर लोगों को उलझा रही है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ अजय आलोक जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, भावना शर्मा जैन जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, अनवर पाशा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता आरजेडी, और मनीष यादव जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता जेडीयू के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अजय आलोक जी आपसे, जवाब देना था चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग जवाब दे भी रहा था। लेख लिखते हैं देवेंद्र फडणवीस और वो भी शेरो शायरी का जिक्र करते हैं, भाई उनको जवाब दीजिए ना, वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो कोई सवाल उठा रहे हैं, उनको जवाब दीजिए। चुनाव आयोग भी एक शेर आजकल कह रहा है। क्या? चुनाव आयोग भी शेर गुनगुना रहा है कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हमेशा हम पे ठीक नहीं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हमेशा हम पे ठीक नहीं। वफा तुमसे जनता नहीं करती और खता कभी तुम ईवीएम की कभी आयोग की करते हो। भाई दिक्कत यह है कि आपको जनता नहीं पसंद कर रही है और ये पैन इंडिया ट्रेंड है, ये सिर्फ महाराष्ट्र का ट्रेंड नहीं है। और आप ही बताइए मुझे कि अगर आपको दिक्कत है, आप तो लीडर ऑफ पोजिशन है भाई, अगर आपको दिक्कत है तब तो आप या तो चुनाव आयोग में एक लिखित दरखास्त देंगे, आवेदन देंगे। आपको चुनाव आयोग जब बुलाता है 15 मई को, आप उसमें जाते नहीं हैं। चुनाव आयोग तो अपना जवाब 24 नवंबर 2024 में ही दे चुका, ब्लैक एंड व्हाइट में चुनाव आयोग के वेबसाइट पर है, वो आप पढ़ते नहीं हैं। अगर उससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो अदालत आपके पास है खुला हुआ, आप अदालत जाते नहीं हैं। ये कौन सा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? लेख लिख रहे हैं हिंदी में, अंग्रेजी में। मैं तो आपको बेट करता हूँ 5 एडिटर राहुल गांधी अपने मर्जी का चुन लें, बैठा लें, वो 5 एडिटर एक एक लाइन हिंदी में बोलेंगे। अगर हिंदी 5 लाइन लिख दिए ना तो राजनीति छोड़ दूंगा। हिंदी लिखने आती नहीं है, विश्वेश्वरैया बोलना नहीं आता। राहुल गांधी को हिंदी आती, उधार की राजनीति कब तक चलेगी भाई? ये है ही नहीं चर्चा का विषय, क्यों जाना उस पर? मैं उस चर्चा का विषय नहीं कर रहा हूं। मैं चर्चा का ठीक, उन्होंने लिख दिया कोई बात भी नहीं बना रहा हूं। मैं जानता हूं सर लिख दिया, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर वो सवाल उठा रहे हैं महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर और वो ये कह रहे हैं कि बिहार में भी ऐसा हो सकता है, जिसको आज तेजस्वी यादव ने कहा, और उन्होंने कहा कि चुनाव ईमानदारी से कराना चाहिए, तो लोकतंत्र में तो इसका जवाब मिलना चाहिए ना सर। देखिए, देश की संवैधानिक, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को देश की संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा नहीं है, देश की अदालतों पे भरोसा नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा चुके हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो सुप्रीम कोर्ट में ये माफ़ी मांग चुके हैं कई बार अपने इसी तरह के बयानबाजियों के कारण, तो ऐसे व्यक्ति का आप क्या करेंगे? ठीक है, मैं तो साफ साफ कहता हूं कि चुनाव आयोग को सिर्फ जवाब देने से काम नहीं चलेगा। चुनाव आयोग को इस टिप्पणी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है सर,
क्योंकि अगर संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं करेगा तो देश की लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर होती है। ठीक है, भावना जी, व्यक्ति को व्यवस्था में रहने का अधिकार भावना नहीं। जी, मुझे एक चीज छोड़ देना, बताइए। राजनीति कांग्रेस पार्टी को डिबार कर देना चाहिए। ठीक है, भावना जी, मुझे एक चीज बताइए कि जितने सवाल उठाए राहुल गांधी ने, 24 दिसंबर 2024 को चुनाव आयोग ने कहा हमने जवाब दिया, वेबसाइट पर अपलोड है। फिर सवाल उठाया गया राहुल गांधी की तरफ से, फिर यह कहा गया कि 22 अप्रैल 2025 को वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई जो सवाल उठाया गया। 24 घंटे से ज्यादा बीत गए, अभी तक ना समय मांगा गया चुनाव आयोग से, ना कोई चिट्ठी लिखी गई। तो क्या यह सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि राहुल जी ने जो लेख लिखा है उसमें जो हमारे सवाल, आज भी जो जनता के सवाल हैं, जो विश्वसनीयता कहीं ना कहीं जिसके ऊपर महाराष्ट्र के चुनाव में सवाल उठे हैं, उनको दर्शाने के लिए राहुल जी ने ये लेख लिखा। अब उसका जवाब देने के लिए फडणवीस जी तलवार लेके मैदान में उतर जाते हैं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया की, इस पूरी मैच फिक्सिंग के जो सबसे बड़े लाभार्थी थे वो तो देवेंद्र फडणवीस जी थे। वही उतरकर यहाँ पर नहीं, मेरा पॉलिटिकल सवाल है ही नहीं। मैंने भावना जी, मैंने अजय आलोक से भी सीधा सवाल पूछा था, आपसे भी पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जो सवाल हमसे पूछा गया वो वेबसाइट पर अपलोड है, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। 15 मई को कांग्रेस को बुलाया गया था, कांग्रेस गई नहीं। अब बताइए क्या, किस सवाल का जवाब हमने तो बिल्कुल सीधी चीजें मांगी है ना। हमने तो बोला है आप पूरे महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें दीजिए। आपने तो वोटर लिस्ट हमें दी नहीं, आज तक वो वोटर लिस्ट हमें मिली नहीं है। दूसरा सवाल हमारा ये था कि जो सीसीटीवी की फुटेज है, जब सीसीटीवी की फुटेज ली जाती है, किस लिए ली जाती है? जब कोई सवाल उठे, उस सीसीटीवी की फुटेज देखने का हक विपक्ष का है कि नहीं है? तो वो सीसीटीवी की फुटेज क्यों नहीं दी जा रही? यहाँ तक कि आप कानून बदल देते हैं कि आप इलेक्शन कमीशन से कोई सीसीटीवी की फुटेज मांग ही नहीं सकता। तो ये आप मुझे बताइए, ये कहां तक न्याय है? सीसीटीवी तो सुनिए, मैं बताऊं भावना जी, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि इसमें जो आम लोग हैं, जो मतदान करते हैं, उनका हनन है, ये जो उनकी प्राइवेसी है उसका हनन है, इसलिए नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आप कोर्ट जाइए, कोई बात नहीं, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। आप इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र कांग्रेस तो इसी ने तो कह दिया हम वो लिस्ट देने के लिए तैयार हैं आपको। हरियाणा और महाराष्ट्र की लिस्ट तो आपको देने के लिए तैयार हो गया। इसी आने वाले चुनावों में भी ये मुद्दे आ सकते हैं। इसी की वार्निंग देने के लिए, देश की जनता को जागरूक करने के लिए आने वाले जो इलेक्शन कमीशन को मेरा बहुत फैक्ट पर सवाल है भावना जी, मेरा बहुत फैक्ट पर सवाल है आपसे। मेरा ये कहना है कि अगर इसी आपको महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर के लिस्ट देने के लिए तैयार हो गया, दूसरी बात ये कि 15 मई को जब आपको बुलाया गया था तो आप क्यों नहीं गए? आपने क्यों नहीं चुनाव आयोग, सुनिए मेरी बात, जब हमने टाइम मांगा उनसे तो टाइम हमें नहीं दिया गया। अरे भाई 15 मई को बुलाया तो था उन्होंने, आप नहीं गए, आपने समय मांग लिया आगे का। ये तो सीधी सी बात है, जो हम मांग रहे हैं वो देने को तैयार नहीं है। मैं तो आपको कह रही हूँ ना, कानून में भी बदली कर दिया कि हम आपको 15 मई को आप क्यों नहीं गए, इसका सीधा सवाल, इसका सीधा जवाब दे दीजिए। देखिए, सीधी सी बात है, इलेक्शन कमीशन एक तरीके से पूरी विपक्ष की बात सुनने के लिए, मैं कह रहा हूँ 15 मई को क्यों नहीं गए, इसका बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। भावना जी, बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, 15 मई को जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया आप क्यों नहीं गए? एक तरफा जवाब देने के लिए जब इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बायस्ड होकर जवाब दे रहा है। भाई जब आप जाएंगे ही नहीं तो जवाब का पता कैसे चलेगा? हमने डिबेट की ही नहीं, डिबेट के रिजल्ट पर पहले पहुंच गए। जो हमने मांगा है, जब आप इलेक्शन, भावना जी, मेरा सीधा सवाल यह है कि 15 मई को जब इलेक्शन कमीशन ने आपको बुलाया आप क्यों नहीं गए? बड़ा सीधा सवाल है। मेरी सीधी सी बात यह है, जो मांगा गया है, जो डेटा हम मांग रहे हैं वो देने को ही तैयार नहीं है। अजय जी, आ रहा हूं। फायदा क्या है? मैं ये कह रहा हूं, फिर वही बात आप बार बार घुमा रही हैं। मैं फिर वही सवाल पूछता हूं आपसे, नहीं जवाब देना मना कर दीजिए, मैं दूसरे गेस्ट के पास चला जाऊंगा। आपको जवाब सीधा दिया मैं कह रहा हूं 15 मई को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, आप क्यों नहीं गई? जब आपने जो डेटा हमने मांगा है, लिखित रूप में मांगा है, एक बार नहीं 100 बार मांगा है, जब वो डेटा देने के लिए ही तैयार नहीं है तो उनसे मिलके फायदा क्या है, बताइए। जो आपने कहा उसको उन्होंने कहा कि हमने वेबसाइट पर अपलोड किया, सारी बातें की उन्होंने कहा हमारे पास आई, हम देने के लिए तैयार हैं। अजय जी, आप कुछ कहना था, जल्दी से कह लीजिए, फिर मैं दोनों और मेहमान मैं उनके पास जा रहा हूँ। जल्दी से अजय जी। इलेक्शन कमीशन ने देखिए मैं बड़ा सिंपल बात कह रहा हूँ, चाहे राहुल गांधी हो, एक मिनट मैडम, बीच में नहीं,
चाहे राहुल गांधी हो चाहे उनकी प्रवक्ता हो, आपका सवाल कुछ भी रहे या इलेक्शन कमीशन का सवाल कुछ भी रहे, जवाब वही मिलेगा जो रटा रटाया उन्होंने सीखा हुआ है। इसी को तो मैं उधार की राजनीति कहता हूँ। आप सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहते हैं भाई, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। और ये सब ड्रामा नौटंकी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अवश्यंभावी हार बिहार में दिख रही है, और ये डर है कि जो भी वोट बचा खुचा है लगातार हारते रहने के कारण ये वोट भी नहीं भाग जाए, तो उसको बचाने के लिए कुछ ऐसा ड्रामा करो कि देश में कुछ अव्यवस्था की स्थिति रहे, थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति रहे, तो हमारा वोटर हमारे साथ टिका रहे। लेकिन इनका वोटर भी देख रहा है कि ये बिल्कुल थक चुके हैं, हार चुके हैं, इनमें ना जोश है ना ऊर्जा है, सिर्फ नकारापन, हताशा, निराशा और एक बिल्कुल निकृष्ट भाव से काम करने में, राजनीति में अपने देश के संवैधानिक संस्थाओं पे, सेना पे, किसी को तो नहीं छोड़ा, ना सेना को छोड़ा, ना चुनाव आयोग को छोड़ा, इसी पे रहते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को छोड़ा, ना आरबीआई को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन अजय आलोक जी, मुझे एक सवाल का जवाब, मुझे अगर जल्दी से आप दे सकते हैं, जल्दी से दीजिए। हताश, निराश, सवाल का जवाब व्याकुल भारत हो चुके हैं। अजय आलोक जी, एक सवाल का सीधा जवाब। बोस्टन में राहुल गांधी ने, बोस्टन में 20 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी ने कहा कि 5:30 से 7:30 के बीच 65 लाख वोटिंग हुई, एक वोट के लिए 3 मिनट लगते हैं, इस हिसाब से तो 2 बज जाना चाहिए था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात बोस्टन में कहने की जगह अगर चुनाव आयोग में कहते तथ्यों के साथ, तो इसका कुछ हल भी निकलता ना। बोस्टन यूनिवर्सिटी तो हल नहीं निकालेगी। लोकतंत्र कमजोर हो रहा है ये बात जाके लंदन में कहते हैं, और कहते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड को भारत के लोकतंत्र में इंटरफेयर करना चाहिए। 65 लाख वोट बढ़ जाते हैं, 3 घंटा बोस्टन में जाके कहते हैं, चुनाव आयोग को नहीं कहते हैं। अभी बता दीजिए मुझे। हो गया है भावना जी, देश की जनता के सामने अपने सवाल रखते हैं और बार बार रखते हैं, और पूरे विश्व के सामने भी जो भारत की सच्चाई है वो रखते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर देश की बात है, वो देश की मुद्दे की बात दुनिया के सामने रखते हैं, इसमें कोई उन्होंने गलत काम नहीं किया है। भारतीय लोकतंत्र पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है, जिसको भाजपा की सरकार यहाँ पर संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा करके कमजोर करने का काम कर रही है, जिसको आवाज उठाना नेता विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष बड़े जोर से कर रहे हैं। अनवर पाशा जी, मुझे एक चीज बताइए भाई, तेजस्वी यादव को भी अब क्यों लगने लगा है कि ठीक से चुनाव नहीं हो रहा है? आप तो सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आए थे इससे पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था। रंजीत जी, बिहार में दीवारों पर इबारत बिल्कुल लिखी हुई साफ है, आने वाले इलेक्शन में क्या होने जा रहा है और कौन नेता सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है और किस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिहार की जनता इस बात से अवगत है, और ये अभी की बात नहीं है, ये सत्य है कि पिछले विधानसभा के इलेक्शन में भी हमने जो कारनामा अंजाम दिया, हमारे तेजस्वी जी ने जिस तरह से अकेले भारतीय जनता पार्टी को, भाई साहब ये मंच भाषण का नहीं, मुझे क्षमा कर दें अनवर पाशा जी, मैंने आपसे सीधे पूछा कि आप तो सबसे ज्यादा सीटें लेकर मैं वही बता रहा हूँ। 5 साल अरे पहले, आपने जो सवाल किया मैं उसी का जवाब, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं परेशान आप 3 बार मौका दे चुके, आप 3 बार मौका दे चुके भाजपा की प्रवक्ता को। अरे आपको 6 बार दे दूंगा, हर सेंटेंस तो मत कीजिए, आपको 6 बार दे दूंगा मौका, आपको 6 बार दे दूंगा अगर आप सीधे सवाल का सीधा जवाब देंगे तो। आप भाजपा प्रवक्ता मत बनिए भाजपा के। नहीं सुनिए, ये उल्टी सीधी बातें किसी और को बताइएगा। डोंट इंटरप्ट, सुनिए 2 लाइन सुनिए, बात करते हो आप। आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब, तेजस्वी बड़े हो गए, गठबंधन सरकार बन जाएगी, भाषण चल रहा है आपका, ये मंच है आपका, इसको चुनावी रैली समझ रखा है, दीजिए जवाब। सरकार, हमारी सरकार विधानसभा, हमारी जो विधानसभा पिछले इलेक्शन की हुई थी उसमें क्या था रिजल्ट, देखा आपने क्या था रिजल्ट? मैंने कैसे उसमें किस तरह से टैंपरिंग करके इलेक्शन कमीशन ने उस रिजल्ट को बदला, कैसे बदला सारी दुनिया जानती है। ये क्या इलेक्शन कमीशन का रोल है? इसीलिए हमारे नेता ने कहा है कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को इंसाफ के साथ काम करना चाहिए, ताकि जनता के दिल में यह भ्रम पैदा ना हो कि ये इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की टूल बन गई है। ये हमारे नेता ने कहा है और ये होना चाहिए। इसमें गलत क्या है? अगर तमाम सरकारी एजेंसियां अपने तरीके से निर्भय होकर, निष्पक्ष होकर काम करेंगी, कोई सवाल जनता के जहन में नहीं आएगा। क्यों इलेक्शन कमीशन पर सवाल लगते हैं जीत जी? क्यों इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठते हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का दामन दागदार है। आपको ये इलेक्शन कमीशन का दामन दागदार है। मैंने उनसे 3 सवाल पूछे, कमीशन मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपसे 4-5 बार एक ही सवाल पूछ चुका। मैं आपसे कह रहा हूं अनवर पाशा, मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल ये था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अनवर पाशा जी मेरा सुनिए तो, मेरा अनवर पाशा सुनिए तो,
मोदी जी के खिलाफ। अनवर पाशा जी सुनिए तो, सवाल तो सुनिए। जितने कंप्लेन दर्ज किए गए मोदी जी के खिलाफ, सवाल तो सुनिए। दर्ज किए गए अमित शाह के खिलाफ, एक पर एक्शन हुआ? सवाल तो सुनिए। एक्शन अपोजिशन के लीडरों पर हुए। अनवर पाशा सवाल तो सुनिए। ये पक्षपात नहीं तो क्या है रंजीत? अरे सुनिए, सवाल सुन लीजिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि 2020 में तो आप सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आए थे, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। आपने जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जी हम इलेक्शन जीत चुके थे, सिर्फ बड़ी पार्टी। मैं वही कह रहा हूं, फिर भी तेजस्वी को क्यों लगता है कि ईमानदारी से चुनाव नहीं हो रहा? मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर। इसलिए हो रहा है कि आपने देखा होगा पिछले विधानसभा के इलेक्शन के काउंटिंग में 4 घंटे तक काउंटिंग का जो रिजल्ट था वो नहीं प्रसारित किया गया इलेक्शन कमीशन की ओर से, और 4 घंटे के पहले, उससे पहले भाजपा ट्रेल कर रही थी, पीछे थी। 4 घंटे के बाद जब एक बार अनाउंसमेंट करती है इलेक्शन कमीशन और उसमें सीधे भारतीय जनता पार्टी को एज दे देती है, जेडीयू को एज दे देती है, और उसके बाद सरकार बना लेती है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू। ये फैक्ट है रंजीत जी, ये फैक्ट है। चलिए सर, मैं मनीष जी को भी चर्चा में शामिल कर रहा हूं। हम ये नहीं होने देंगे। मनीष जी को भी चर्चा में शामिल करो। मनीष जी, आप लोग टेम्परिंग कराते हैं, आप लोग संस्थाओं को काम नहीं करने दे रहे हैं, सवाल नहीं पूछने दे रहे हैं, सब तो कर रहे हैं आप लोग बैठ करके सत्ता में। अंजीत जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को ये चुनाव आयोग पर संदेह कब हुआ? हम ये 24 के चुनाव छोड़ देते हैं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, उससे पहले 2000 में ही बने थे। जब 5 में फुल फ्लेज में हमारे नेता मुख्यमंत्री बने, देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी ना। 2010 में जब राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में 22 सीटें मिली और कांग्रेस पार्टी को मात्र 4 सीटें मिली थी बिहार में, किसकी सरकार थी देश में भाई? उस समय भारतीय जनता पार्टी थे क्या? उस समय किसने चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया था भाई? अरे भाई, देश की जनता, राज्य की जनता जब आपको नकार चुके हैं तो फिर चुनाव आयोग पर टिकरा क्यों फोड़ रहे हैं भाई? और मैं इनको बता देना चाहता हूं, इनके प्रदेश अध्यक्ष जो राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र लगभग 190 वोट से चुनाव जीते थे बिहार से, रामगढ़ से। वो तो आपने खेल कर दिया था ना उनके मुताबिक। नहीं, मैं वही बता रहा हूं, वो तो और ज्यादा वोट से जीतते, वही तो कह रहे हैं वो। पहले सुन तो लीजिए, मैंने आपको 5 का आंकड़ा बता दिया, 10 का आंकड़ा बता दिया। कौन कितने वोट के अंतर से जीता है, अपने नेताओं का भी जरा आंकड़ा दे दीजिए। अब नरेंद्र मोदी जी, अरे भाई सुन लीजिए, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस पार्टी को देश में कितने सीटें मिली? 44 सीटें मिली। कौन थे भाई देश में, किनकी सरकार थी? अरे भाई, देश की जनता, राज्य की जनता आपको नकारे। देखिए सवाल अंजीत जी सीधा सा एक लाइन में समझ लीजिए। राहुल गांधी जी की जो पार्टी है कांग्रेस, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के शरण में थी, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी इस बार बिहार में प्रयोग करना चाहते थे। सोचिए कि इस बार मैं प्रभारी बदल देता हूं, प्रदेश अध्यक्ष बदल देता हूं, और पहले वो एक दिल्ली में प्रवासी नेता है बिहार को, उनको घुमाए। कोई बात नहीं सर, उनकी अपनी पार्टी का मामला, वो जो करें, आपको क्या क्यों कष्ट होता? बताइए। अनवर पाशा जवाब देना चाह रहे हैं। अनवर पाशा, अच्छा ठीक है, मनीष जी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, अनवर जी रुक जाइए, बस मनीष कंप्लीट कर ले, फिर आप बोलीजिएगा। मनीष, हाँ ठीक, ओके सर, ओके। जब राहुल गांधी जी बिहार के कई जिलों में घूम लिए, उनको ये एहसास हो गया कि बिहार की जनता अब हमारे झांसे में नहीं आने वाली। ठीक है, अनवर पाशा। कांग्रेस ने लंबे समय ओके सर, हो गया 10 सेकंड कंप्लीट। अनवर पाशा किया है, तो अब ये चुनाव अंजीत जी, जेडीयू के प्रवक्ता से मेरा सिर्फ एक सवाल है, और ये सवाल ये है जेडीयू के प्रवक्ता से कि उन्होंने जिक्र किया 2005 का, कितनी सीटें थी जेडीयू के पास 2005 में? क्या हुआ 2010 में? कितने पे आ गए आप? किसके शरण में थे आप? मैं बता रहा हूं, 2015 में क्या था आपके पास? कितनी सीटें थी आपके पास? 115। आप एक चौथाई पर पहुंच गए हैं। जेडीयू 1/4 पर पहुंच गई है। 1/4 घट करके 1/4 रह गई है जेडीयू की संख्या अब विधानसभा में 1/4 होकर रह गई है, और भाजपा के कंधे पर बैठ करके आप सरकार चला रहे हैं और अब भाषण दे रहे हैं हमारे नेता के बारे में। अपने भविष्य के बारे में बात कीजिए। आपका भविष्य अंधकार में है। पार्टी आपकी जो है वो बिल्कुल वैनिश हो रही है, पार्टी आपकी खत्म होती जा रही है। एक ऐसी दशा में पहुंच गई है आपकी पार्टी जहां पर आपको पार्टी का बचाना आपके लिए मुश्किल हो गया है। इलेक्शन तो छोड़िए, इलेक्शन में हारने और जीतने की बात तो अलग, पार्टी आपकी बच जाए इस इलेक्शन में, यही बहुत बड़ी बात होगी। इसकी चिंता कीजिए, पार्टी अपनी बताइए। आप कहां आ गए? आप 125 से घट करके कहां पहुंच गए? 43 पर पहुंच गए, हाशिए पर आ गए।
और नीचे जाएंगे। जनता जो है आपको एक बीमार मानसिकता वाली सरकार को रिजेक्ट कर चुकी है और करने जा रही है। अब जनता ऐसी सरकार चाहती है जो युवाओं के भविष्य को अंधकार से निकाल सके, जो रोजगार दे सके, जो करप्शन को रोक सके। ठीक है, चलिए सर, मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगा। दो मेहमान और हैं, उनके पास भी जा रहा हूँ। अजय आलोक जी, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ। अभी देखिए अनवर पाशा नाराज, हम अजय आलोक जी आप पहले बोल लीजिए, फिर मैं सवाल करता हूँ। कोई बात नहीं, आप बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए अजय जी। मैं ये कह रहा था, इनसे मैं पूछ बस रहा ये था। अनवर एक मिनट, अनवर सर एक मिनट रुक जाइए बस। अजय आलोक कुछ बोलना, फिर आप बोल लीजिए। अच्छा ठीक है, अजय आलोक जी की बारी है, बोलने दीजिए। हाँ, उसके बाद आप बोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए अजय जी। मैं अनवर पाशा जी को याद दिलाना चाहता हूं कि एक चुनाव आयोग होता था, टीएन सेशन भी होते थे। एक चुनाव ऐसा भी होता था बिहार में जब बैलेट बॉक्स से जिन निकलता था। किसका दौर था वो सब? लालू यादव का। भूल गए क्या? और वो सब हिसाब किताब ऐसा नहीं है। आपके ब्लेम करने से, आपके सब कुछ करने से नहीं होता है ना भाई। चुनाव दर चुनाव, और खैर जब इतना ही अव्यवस्था है तो चुनाव आयोग तो हटेगा नहीं साहब। छोड़ दीजिए, आप मत लड़िए, बैठ जाइए। अगर आपने अपनी हार की घोषणा पहले ही कर दी है तो बैठ जाइए। चुनाव लड़ने का फायदा क्या है? मैं तो अभी भी कह रहा हूं 2020 में अगर चुनाव आयोग ने गड़बड़ की थी, तेजस्वी यादव इतने कन्विंस थे, उसी वक्त सामूहिक इस्तीफा दे देते भाई। बोलिए, हंगामा मच जाता देश में। एक साथ आरजेडी के 78 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। क्यों नहीं दिया? जब भी मौका लगा लप से पहुंच गए 2 बार सरकार बनाने साहब नीतीश कुमार के साथ। रंजीत जी, जब मौका लगा सत्ता के पास जाने से चुपते नहीं है। यहाँ पे बैठ के नाटक कर रहे हैं फालतू में। चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट या आरबीआई या किसी पे भी सवाल आलोक जी का जवाब बिल्कुल दीजिए। देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को आलोक जी वो जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए। अजय आलोक जी ने बात की 2005 से पहले की। 2005 से पहले का बिहार क्या था नहीं भाई, और 2090 से पहले का बिहार क्या था, इसकी तारीख अगर आप देखेंगे तो आज जो जनता पहुंच रही है पोलिंग बूथ पे अपने अधिकारों को एक्सरसाइज करने के लिए, वो नहीं पहुंच पाती थी। जो पिछड़े जाति के लोग थे, जो दलित जाति के लोग थे, जो अल्पसंख्यक जाति के लोग थे, उनको दबंग जो थे आपकी ही पार्टी से संबंध रखने वाले मानसिक रूप से। नहीं सर, मेरी चर्चा इस पर है ही नहीं। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, इस पर चर्चा नहीं है। पोलिंग बूथ पर अनवर पाशा जी, मेरी चर्चा इस पर है ही नहीं। दशा को बदला, बिल्कुल नहीं सर, मेरी चर्चा इस पर नहीं है। मेरी चर्चा, मुझे क्षमा करें, इस पर चर्चा नहीं। अजय आलोक, मैं मुद्दे पर आता हूं, मैं ईवीएम के मुद्दे पर आता हूं। ओके अनवर पाशा, आपके काम का सवाल पूछने जा रहा हूं। अनवर पाशा, आपके काम का सवाल पूछने जा रहा हूं, सुनिए तो। अरे अनवर पाशा सुनिए तो सही, आप बोलने लगते तो सुनते नहीं है। अजय आलोक जी, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आज विपक्ष ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहा है, राहुल गांधी ने तमाम सवाल उठाए। मेरा यह कहना है कि एक किताब लिखी जीवीएल नरसिम्हा ने, उन किताब का नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उस किताब की प्रस्तावना लिखी थी आडवाणी जी ने। उन्होंने इसमें लिखा था कि जर्मनी बहुत एडवांस देश है, वहां पे ईवीएम बंद है। तो जब आप लोगों को लगता था, जब चुनाव हारते थे तो आप लोगों को लगता था ईवीएम में गड़बड़ी है, अब उन लोगों को लग रहा है। तो जब उन लोगों को लग रहा है तो आपको तकलीफ क्यों है इतनी? नहीं, हमें तकलीफ नहीं है, बिल्कुल हमें कोई तकलीफ नहीं है। जीवीएल नरसिम्हा राव ने लिखी थी, बिल्कुल सच था। चुनाव आयोग ने एक बार नहीं, जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी 10 से 11 12 3 साल लगातार बुला के भारतीय जनता पार्टी और उसके सारे सहयोगी जितने विपक्ष में लोग थे, चुनाव आयोग ने अपनी प्रामाणिकता साबित की। उन्होंने खुला चैलेंज दिया था हमें कि हम ईवीएम को हैक करके दिखा दें, हम नहीं कर पाए। आज भी चुनाव आयोग खुला चैलेंज देता है ऑपोजिशन को, क्या ये किसी तरह से हैक करके दिखाइए, हमारा ईवीएम हैकेबल है ही नहीं। जब चुनाव आयोग बुलाता है तो ये लोग जाते नहीं है। ठीक है, हमने तो मान लिया कि वो धारणा हमारी गलत थी 2009-10 की। ठीक है सर। और तब आना जब हम विपक्ष में थे, और उसी ईवीएम से 2014 में नरेंद्र मोदी जी 283 सीट, 2019 में 303 सीट और इसी 2024 में 240 सीट जीत के आए। हमारे सीट कम हो गए, हम तो ईवीएम को दोष नहीं दे रहे साहब। ठीक है, तब तो आपने कहा कि हमने मोदी को हरा दिया, हमने मोदी को हरा दिया। हम मोदी की आंख में आंख डाल के देखते हैं। भावना जी, हिमाचल जीतते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चुप। कर्नाटका जीतते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चुप। तेलंगाना जीतते हैं, बहुत अच्छा लोकतंत्र जीत गया। भावना जी, ये क्या तरीका है भाई? जहां आप जीत रहे हैं वहां आपको कोई दिक्कत नहीं है। गप गप कड़वा करवा तू ऐसे नहीं चलता है ना। जो सवाल उठाया है वो सीधा सीधा महाराष्ट्र के चुनाव प्रक्रिया पे उठा है, और महाराष्ट्र के अलावा और किसी जगह ये सवाल नहीं उठाया है। 31 सीटें जिस जनता ने 5 महीने पहले 31 सीटें से इंडिया गठबंधन को जो महा विजय दी, जो 85 सीट्स जहां पर बीजेपी हारी थी, वही सीटों पे उदाहरण देके हम राहुल जी ने बात की है। कौन कौन सी सीटें हैं आप फिर से बता दीजिए ना। 85 सीट्स पर
जो बूथों पे वोटर बढ़ाए गए और जिस तरह से पोलिंग बढ़ाई गई, दिखाई गई, वो उसके ऊपर सवाल उठा है। सवाल उठा है कि इतना क्या बदल गया 5 महीने में, जो आपके वोटर जो 5 साल में। तो भावना जी आप ये कह रही है कि ईवीएम उठाएंगी कि कोर्ट में उठाएंगी या चुनाव आयोग के सामने उठाएंगी? सवाल जो उठाए गए हैं वो महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े हुए सवाल हैं, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने आज सवाल सोशल मीडिया टीवी पे उठाया जाता है या पेपर में या कोर्ट में जाके या चुनाव आयोग के सामने जाके? आपने मेरे नेता पे सवाल उठाए, मुझे मेरी बात का सामने रख लेने दीजिए। और यहाँ पर चुनाव आयोग बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। चुनाव आयोग जवाब देता भी है तो एएनआई के माध्यम से चुनाव आयोग जवाब दे रहा है, वो भी बिना सिग्नेचर की चिट्ठी, वो भी बिना लेटर हेड की चिट्ठी, और जवाब देने के लिए लेख लिखने देवेंद्र फडणवीस आ जाते हैं। अरे भाई उन्होंने बुलाया था आपको 15 तारीख को, आप जाते तो हो सकता है जवाब मिल जाता, आप गए ही नहीं। आप गए ही नहीं, 15 मई को बुलाया गया था, हो सकता है वहां जवाब मिल जाता, और नहीं मिलता तो कम से कम ये सवाल तो उठाते। एक सवाल और भावना जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए मैं सीधा सवाल करता हूं, मैं चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि उसका सीधा जवाब मिले। 2017 में अनवर जी एक मिनट में आ रहा हूं, अनवर जी एक मिनट, बस एक सवाल ले लूं, एक सवाल ले लूं फिर आ रहा हूं, अनवर जी आ रहा हूं। भावना जी मेरा सवाल ये 2017 में जब सब लोगों ने सवाल उठाया ईवीएम पर, तो इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि सारी पार्टियों को बुलाया, कहा कि आइए हैक करके टेम्परिंग करके दिखाइए। गई कौन कौन सी पार्टियां? एनसीपी और सीपीएम। आप गए ही नहीं, आप गए ही नहीं। मैं एक बात आपको बहुत क्लियरली आज यहाँ इस मंच से कहना चाहती हूँ, सवाल हमारा ईवीएम पे नहीं है। ठीक है, ईवीएम लाने वाली इलेक्शन कमीशन पे ईवीएम का सपोर्ट करने वाले कांग्रेस ही थे, पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सवाल हमारी लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनका किस तरीके से हनन हो रहा है, उनको किस तरीके से एक पक्ष के राह पर चलाया जा रहा है। सवाल उठ रहा है इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर, उनकी चुनावी प्रक्रिया पर। अच्छा मुझे एक चीज बताइए भावना शर्मा जी, जो मुझे जानकारी है, आपके भी एजेंट होते हैं, जिस बूथ पर वोटिंग होती है, जिस बूथ पर वोटिंग होती है वहां आपके भी एजेंट होते हैं, दूसरी पार्टियों के भी एजेंट होते हैं, उनके पास बाकायदा लिस्ट होती है, फिर गड़बड़ी कहां से हो गई? इसके बारे में सीधी सी आपको बात बताती हूँ। जब इलेक्शन कमीशन फाइनल वोटर लिस्ट डिक्लेयर करता है, वो इलेक्शन वोटर लिस्ट कब होती है? जब चुनाव घोषित हो जाता है उसके बाद इलेक्शन कमीशन वोटिंग से 15 दिन पहले पार्टी के कैंडिडेट को वोटिंग लिस्ट देता है, और वो वोटिंग लिस्ट हर असेंबली के कैंडिडेट को मिलती है। एक पूरे महाराष्ट्र की वोटिंग लिस्ट पार्टी को नहीं मिलती है, जिसकी मांग राहुल गांधी ने उठाई। ठीक है, मुझे लगता है कि दोबारा आपको इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखनी चाहिए, जाना चाहिए, शायद आपको जवाब मिल जाए। अनवर पाशा बोलिए। मुझे माफ करें भावना जी, मैं बाकी दो लोग और भी हैं, उनसे भी सवाल लेना है। अनवर पाशा बोलिए। मैं अभी अजय आलोक जी ने हाँ कंप्लीट कर लीजिए भावना जी, कंप्लीट कर लीजिए। राहुल जी ने अपने जो लेख पर आज फिर से इलेक्शन कमीशन से सीधा सवाल पूछा है। अरे लेख पे मत पूछिए, इलेक्शन कमीशन जाकर के पूछिए, उनसे समय मांगिए। हाँ उनसे समय मांगिए, और जब 15 मई को जो आपने गलती दोहराई थी वो दोबारा मत दोहराइए, जाइए, हो सकता है आपको जवाब मिल जाए। और उसका जवाब फडणवीस जी से नहीं। अनवर पाशा, ठीक है, ओके अनवर पाशा। अंजीत जी अभी एक नाम लिया हमारे अजय आलोक जी ने, शेषन जी का नाम लिया। उन्होंने एक इतिहास रचा था भारत के लोकतंत्र के जो चुनावी प्रक्रिया हमारी, उसमें एक इतिहास रचा था। क्या आज कंपेयर कर सकते हैं टीएन सेशन से आज के जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो रहे हैं इस पिछले 10 वर्षों 11 वर्षों में, उनसे क्या आप उनका कंपेयर उनको कर सकते हैं? जवाब दे रहा है जालोक। यही एक शेर के साथ कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। चलिए अच्छा, आज पूरी तरह से मुकाबला शायराना हो गया है। जिस तरह का आज व्यवहार है चुनाव आयोग का, यकीनन उसकी कुछ मजबूरियां हैं, और वो मजबूरियां चुनाव आयुक्त ही बताएंगे, और दुनिया भी जान रही है, सब कुछ समझ रही है, जिस तरह की हालत बना दी है। जवाब दे रहे हैं सर आपका आज आलोक, फिर मनीष जी भी जवाब देंगे आपका। अनवर साहब सुनिए, टीएन सेशन को कांग्रेस पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया, भेजा, लालू जी की हेकड़ी निकाल दी टीएन सेशन ने, पूरे देश के चुनाव का गणित बदल दिया टीएन सेशन ने।
सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस पहली बार इंस्टॉल की, तमाम चीज़ें की, लालू जी का सब जिन से बक्सा से जिन निकलना गायब कर दिया टीएन सेशन ने। टीएन सेशन रिटायर होते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसी टीएन सेशन को कांग्रेस पार्टी एक बार नहीं 2-2 बार अपने टिकट से चुनाव लड़वाती है गांधीनगर से। ये होता है चुनावी संस्थाओं का दुरुपयोग। एमएस गिल मुख्य चुनाव आयुक्त, उनको कांग्रेस पार्टी 2-2 बार राज्यसभा भेजती है, केंद्रीय मंत्री बनवाती है। ये होता है चुनाव आयोग का दुरुपयोग। इस कानून, आज के कानून बनने के पहले जहां 3 व्यक्ति हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निर्वाचन में, उसके पहले प्रधानमंत्री की कृपा पे सिर्फ चुनाव आयुक्त नियुक्त होते थे। ये जग विदित है। चुनाव आयोग होता क्या है, सीईसी होती क्या है, ये देश के लोगों को तो 95 में पता चला जब टीएन सेशन आया, कर्सी लालू यादव, क्योंकि बक्से से जिन निकलता था। और वो कांग्रेस पार्टी आज जो कमिटेड जुडिशरी की बात करती थी, कमिटेड चुनाव आयोग की बात करती थी, आज उसको चुनाव आयोग पे दिक्कत हो रहा है। ये आपको एक मिनट, अनवर जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, बहुत बोल चुके हैं अनवर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं अपनी बात खत्म कर दूं उसके बाद बोलिएगा भाई। तो मैं खत्म कर लूं उसके बाद दीजिएगा जवाब, मैं खत्म तो कर लूं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। ठीक है सर, अब आपने बोल लिया, ठीक है, वो जवाब कांग्रेस को मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, वो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं 15 आपके लोग, मुझे भाषण देने का शौक नहीं है। अनवर पाशा, मैं 20 सेकंड में एक बात आपसे समझना चाहता हूं, वक्त बहुत कीमती होता है। कमीशन की नियुक्ति 2 वर्सेस 1 हो गई है। हाँ, ठीक इलेक्शन है, कमीशन की नियुक्ति अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, सीधी सी बात कर दी है। अरे आपके समय में 2 वर्सेस 1 भी कहां था, ओनली 1:1 था, ओनली 1:1 था, प्रधानमंत्री ओनली। अजीत जी, मेरा सिर्फ एक सवाल है, अजीत जी तो खत्म कर दी बिल्कुल। आपने क्यों चीफ इलेक्शन कमीशन जो हमारे सीजीआई, आप कौन होती हैं, क्यों संसद ने किया है, संसद से पारित ये कानून है, लोकतंत्र की धज्जियां मत उड़ाइए, यही है आपका संविधान में विश्वास। सीईसी की नियुक्ति संसद से पारित एक कानून है। संविधान खटाखट याद कीजिए, संसद से पारित हर कानून सब पे बाध्यकारी होता है। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष तरीके से संसद से पारित कानून है सीईसी की नियुक्ति। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति क्यों संसद से पारित कानून पे भरोसा नहीं है अब आपको? तरीके से होनी चाहिए कि नहीं? सिर्फ गांधी परिवार जो पास करे वही कानून ठीक है? क्यों ना, जो गांधी परिवार पास करे वही कानून ठीक है। संसद से पारित कानून आपको पसंद नहीं है, हो गया संविधान खटाखट फटाफट और झटाझट बंद। 2 वर्सेस 1 होके निष्पक्षता तय होगी। आप गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को रखेंगे और एक नेता। देखिए, व्याकुल भारत बनने से कुछ नहीं होगा भावना जी, राजनीति में लड़ना सीखिए, उठना सीखिए। व्याकुल भारत बन के राहुल गांधी को कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस पार्टी की और दुर्गति करवा देंगे। ये सब करने से आपका वर्कर और हतोत्साहित होगा, जो जनता वोट दे रही है वो भी छोड़ देगी कि डूबते हुए वो जहाज है, बैठने का कोई फायदा नहीं। जवाब देते देते भाजपा यही डर सता रहा है कांग्रेस पार्टी को कि रहा साहब वोटर भी भाग जाएगा। सब लोग राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के लिए लग जाते हैं कि रहा साहब वोटर भी भाग जाएगा राहुल गांधी के पास से। भाजपा के नेता ऊपर से लेकर नीचे तक उनके सवालों का जवाब देते हुए लगते हैं। ऐसे नेता विपक्ष आपने ठीक है, कोई बात नहीं, मैं और भी 2 लोग हैं, उनसे भी सवाल जल्दी से लेते हैं। मनीष जी कहेंगे कि मुझसे सवाल ले लिया। अनवर पाशा, मुझे जल्दी से पता नहीं डिफेमेशन का ओके सर, ओके अनवर पाशा बोलिए। आलोक आनंद जी से सवाल यह है कि संसद से किसानों के अजय आलोक हैं सर, कानून पारित किया गया था, अजय आलोक जी से 3 कानून जो पास किए गए थे किसानों के खिलाफ, संसद से ही पास किए गए थे ना। संसद कैसे काम कर रही है दुनिया इसको जानती है। नहीं, ऑर्डिनेंस आया था, संसद में किसका वर्चस्व है दुनिया उसको जानती है। ऑर्डिनेंस आया था, संसद से पारित नहीं हुआ था, वापस लेना पड़ा। नहीं, एक करके बोलिए सर, मैं केवल मनीष जी की आवाज को रखिए, मैं अभी बात में आ जाऊंगा, फिर बीच में डिस्टर्बेंस होता रहेगा। मनीष जी मुझे एक चीज बताइए भाई, अजय आलोक कुछ भी कर रहे हैं, अभी वही बात बोलिए ना, केवल मनीष जी को आज दुनिया को मालूम है। मैं कह रहा हूँ मनीष, मैं ये कह रहा हूँ कि अजय आलोक कुछ भी कहते रहे कि संसद पे भरोसा, कानून पर भरोसा, लेकिन जब कानून ला करके आप ये प्रावधान लाते कि भाई सीजीआई इस नियुक्ति में नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और एलओपी रहेंगे, तो फिर सवाल, नियत पर तो सवाल उठता है ना कि आप क्या चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी बेवजह हर इशू पे सवाल उठाते हैं। अभी देखिए वक्त पे आया था मामला, आपने देखा होगा वक्त पे कैसे नाटक नहीं, इलेक्शन कमीशन पे रहिए अभी। नहीं, मैं आ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या रहा है? अभी ये देश में संवैधानिक सवाल, संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं। जिस पार्टी ने देश में आपातकाल लगाया, संविधान की धज्जियां उड़ाया हो, उस पार्टी को भी अधिकार है आज संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का। अरे भाई एलओपी हैं वो, उनको जनता ने वोट दिया है, क्यों नहीं उठाएंगे सवाल?
अंजीत जी, हमारा ये कहना है कि आपको अगर लगता है कि चुनाव आयोग ने कुछ गड़बड़ियां की है तो आप रिटेन दस्तावेज दीजिए ना भाई। चुनाव आयोग जाइए, वहां अपने बिंदुवार सवाल वहां रिटेन दीजिए। क्या अखबार में आपको उसको उत्तर मिलेगा? आपको ट्वीट करके आपको उत्तर मिलेगा? आप चुनाव आयोग जाने से क्यों घबरा रहे हैं? चुनाव आयोग जाने में आपको क्यों डर लग रहा है? जस्टिस सवाल ये है, चीफ जस्टिस को ठेंगा दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट को इसका जवाब अब नहीं दे रहे हैं। आप जवाब दीजिए। बहुत सीधा सवाल पूछा है रंजीत जी ने कि क्या खराबी थी चीफ जस्टिस अगर होते 3 मेंबर कमेटी में तो क्या हो जाता? क्यों विश्वास नहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे आपको? आप ले आए अपने 2 मेंबर, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, उनके कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे और एक एलओपी रहेगा। क्या होगा फैसला उसमें? दुनिया की आंख में आप धूल झोंक रहे हैं। बिहार की कौन फैसला करेगा वहाँ? मेजोरिटी करती है फैसला। जो प्रधानमंत्री चाहेंगे उसी का इलेक्शन होगा, वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। इसका जवाब आपके पास नहीं है। आप नहीं चाहते कि निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग अपना काम करे और फिर नहीं चाहते। चुनाव आयोग पर सवाल चुनाव आयोग को अपनी उंगली पर निशाना चाहते हैं, कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। और दिल्ली में हार गए तो चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ दिया। अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई? बोलिए डॉक्टर आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आखिरी कमेंट। आपने चीफ जस्टिस को किनारे कर दिया। उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं पाशा जी को बताना चाहता हूँ कमेटी बनाओ। क्यों आपने नहीं बनाया? क्यों नहीं चीफ जस्टिस को रखा उसमें? मैं पाशा जी को साफ, अरे भाई नहीं चीफ जस्टिस पे आपको सुप्रीम कोर्ट सुनिए तो सही, सुनिए इसका जवाब दीजिए आप। हाँ सुनिए ना, बता रहा हूँ मैं। ओ भाई साहब सुनिए ना, अरे जवाब सुनिएगा तब ना कि खाली बोलिएगा जनता जवाब मांगती है, जनता जवाब मांगती है। जवाब सुनिए, जवाब है इसका, बताइए आप। हाँ भारत एक सुनिए अरे सुनिए ना, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये भी पिटीशन भारतीय जनता पार्टी ने ही फाइल की थी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में कि भाई प्रधानमंत्री का एकाधिकार नहीं होना चाहिए चुनाव आयोग नियुक्त करने का, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का ये एकाधिकार नहीं होना चाहिए। उस पर तत्कालीन चीफ जस्टिस ने ये ऑर्डर दिया था कि 2 मेंबर की कमेटी जिसमें चीफ जस्टिस रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, तत्कालीन जब तक ये व्यवस्था तैयार नहीं हो जाती संसद के द्वारा तब तक ये व्यवस्था चलेगी। एक बार संसद कानून पास कर दे उसके बाद संसद। ठीक है, चलिए सर, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आलोक जी, भावना शर्मा जैन जी, अनवर पाशा जी और मनीष यादव जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने।